गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 पंछी की चाह का अभ्यास कार्य करवाऊंगी, जिसमें आपको सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, इसके बाद शुभलेख लिखना है, फिर मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर, मूल्याधारित प्रश्नोत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप नोटबुक खोलकर बैठ जाइए, ये कर लीजिए। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक खोलकर अपना कार्य करिएगा। अब शब्दार्थ लिखिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपको शब्दार्थ कैसे लिखना है। पहले पाठ की संख्या डालेंगे, फिर पाठ का नाम डालेंगे, इसके बाद शब्दार्थ डालेंगे, इसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन। वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले है कथावाचन। कथावाचन का क्या अर्थ है? किसी कहानी को विस्तार से बताना। दूसरा है बातूनी, बहुत बोलने वाला। जो बहुत बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बातूनी। और बातूनी का अर्थ है बहुत बोलने वाला। स्वप्न, सपना। सुरक्षा, रक्षा करना। बेहद, बहुत ज़्यादा। प्रसन्नता, खुशी। स्वतंत्र, आज़ाद। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर श्रुतलेखन डालिए, और जैसे मैं लाइन से आपको लिखाती थी वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे पंडित, आवश्यक, सुरक्षित, विनयपूर्वक, धार्मिक, सुरक्षा, स्वतंत्र, मनोरंजन, प्रातःकाल, आज़ाद। इसके बाद पेज नंबर 56 पर ही देखिए, नीचे श्रुतलेखन के नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पर डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर। आप अपनी नोटबुक में नेक्स्ट पेज पे डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर। इसके बाद प्रश्न लिखिए, पंडित राम प्रसाद क्या काम करके लौट रहे थे? उत्तर है, पंडित राम प्रसाद कथावाचन करके लौट रहे थे। दूसरा प्रश्न है, तोते की क्या विशेषता थी? उत्तर, तोता राम राम कहता था। इसके बाद प्रश्न डालिए, फिर पंडित जी ने तोता बेचने से इनकार क्यों कर दिया? उत्तर, पंडित जी तोते को सुरक्षा देना चाहते थे, इसलिए उसे बेचने से इनकार कर दिया। प्रश्न, तोते की क्या इच्छा थी? उत्तर, तोता आज़ाद होना चाहता था। इसके बाद टेक्स्ट बुक में भी देखिए, पेज नंबर 57 पर हैं प्रश्नोत्तर, जो लिखित प्रश्नोत्तर हैं, और आपको अपनी नोटबुक पे नेक्स्ट पेज पे लिखना है लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, पंडित जी ने स्वप्न में क्या देखा? उत्तर, स्वप्न में पंडित जी ने तोते को आज़ादी की इच्छा व्यक्त करते हुए देखा। प्रश्न है, पक्षियों को पकड़ने के पीछे व्यक्ति की क्या मजबूरी थी? उत्तर, पक्षी बेचकर होने वाली कमाई से ही उसके परिवार का गुजारा होता था, यही उसकी मजबूरी थी। प्रश्न है, पंडित जी ने तोते को क्यों उड़ा दिया? उत्तर, तोता आज़ाद होना चाहता था, इसलिए पंडित जी ने उसे उड़ा दिया। इसके बाद मूल्याधारित प्रश्नोत्तर में कोई एक आपको करना है, तो मैं करवा रही हूँ, करिए। प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्रता, फ्रीडम क्या होती है? यदि आपको कोई कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर है, स्वतंत्रता का अर्थ है आज़ादी। सभी बंधनों से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। कहीं भी आने जाने और कुछ भी करने की आज़ादी हम सभी को अच्छी लगती है। यदि कोई हमें कमरे में बंद कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, हम सदा गुस्से में रहेंगे, हमारा विकास रुक जाएगा। इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, जिसमें पेज नंबर 57 पर ऊपर देखिए लिखा है का। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। तो ब्रैकेट में आप देखिए लिखा है स्वतंत्र, कैद, स्वप्न, नाचने। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें आपको सही शब्द भरना है। तो 1 नंबर पर क्या है? एक रात पंडित जी ने स्वप्न देखा। नंबर 2 पर है, फिर आपने क्यों मुझे कैद कर रखा है? नंबर 3 पर है, तू, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्र। तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? 4 नंबर पर देखिए, तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। इसके बाद खा नंबर पर देखिए, पाठ के अनुसार वाक्य के आगे सही या गलत का निशान लगाओ। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है, और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो नंबर 1 पर है, बाजार में एक व्यक्ति कबूतर बेच रहा था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पाठ में तो ये आया है कि बाजार में एक व्यक्ति क्या बेच रहा था? तोते बेच रहा था। नंबर 2 पर है, तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। ये सही है। तो जैसे बच्चे बातूनी होते हैं वैसे वो तोता भी बातूनी था। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाइए। नंबर 3 पर है, पंडित जी ने तोता मनोरंजन के लिए खरीदा था।
ये गलत है, पंडित जी ने तो उसकी सुरक्षा के लिए खरीदा था, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाइए। 4 नंबर पर है, तोता पंडित जी के पास कभी नहीं मरता। ये भी गलत है, जब उसकी मृत्यु आती तो वो पिंजरे में भी रहता तो भी मरता और आसमान में भी उड़ता तो भी मरता, तो ये गलत है, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाइए। अब देखिए पेज नंबर 58 पर जा, जा और फा के दो शब्द लिखने हैं, तो आप लिखिए। जा का पहले लिखिए, जा के 2 शब्द आपको बनाने हैं, जग जननी। फा के 2 शब्द आपको बनाने हैं, फल फूल। इसके बाद जा, जहाज, ज़रूर। यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, तो जहाँ पर नुक्ता लगा होगा उसे जा बोलते हैं। फा, फन, फता। इसके बाद 2 नंबर पर देखिए, जहाँ पर लिखा है लिंग बदलो, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले लिंग कहते किसे हैं? शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें या उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे लड़का, भाई, दादा, हाथी, ऊंट आदि। और इसमें अभी स्क्रीन पर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे अब यहाँ पर पुल्लिंग कौन था? लड़का, तो यहाँ पर क्या हो गया स्त्रीलिंग में? लड़की। भाई पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? बहन। दादा पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? दादी। और ऊँट पुल्लिंग है तो ऊँटनी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप जो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है पुल्लिंग लिखे हुए हैं, जैसे पंडित पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। बच्चा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्ची। बालक पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। मौसा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? मौसी। गाय, अब गाय क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिंग बदलना है ना, तो अब यहाँ पर गाय स्त्रीलिंग है तो आपको क्या करना है? पुल्लिंग लिखना है, तो पुल्लिंग उसका क्या होगा? बैल। चीटा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? चीटी। बकरी स्त्रीलिंग है तो इसका क्या होगा? बकरा। पुल्लिंग क्या होगा? बकरा। शेर पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। इसके बाद देखिए नंबर 3 पर उचित स्थान पर में या मैं लिखकर खाली स्थान भरो। तो सबसे पहले वाक्य में देखिए नंबर पर पंडित जी ने स्वप्न, फिर रिक्त स्थान है तो वहाँ पर क्या होगा? स्वप्न में तोते को देखा। फिर इसके बाद खा में देखिए मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। गा में देखिए विनय को इटली में बड़ी ख्याति मिली। घा में देखिए मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। बच्चों ये ऊपर देखिए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ, इन्हें विराम चिन्ह बोलते हैं। और इसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ बताती हूँ, और जब मैं ये आपको विराम चिन्ह का लेसन पढ़ाऊँगी तो विस्तार से बताऊँगी। तो सबसे पहले वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। क्या मैंने बताया आपको? वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर विराम चिन्ह कौन कौन से आपको बताने हैं? पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि यही 4 आपको यहाँ पर लगाने भी हैं। तो विराम चिन्ह अब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर जो सबसे पहले है इसे पूर्ण विराम बोलते हैं, जो दूसरा है इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, तीसरा है इसे अल्प विराम बोलते हैं, और चौथा है इसे क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। अब पूर्ण विराम में क्या है? पूर्ण विराम जहाँ पर एक बात पूरी हो जाए अर्थात वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे इसमें देखिए आपके वाक्यों में लगा भी है, चुन्नू मुन्नू 2 भाई थे के बाद में पूर्ण विराम लगा हुआ है। इसी तरह नीचे देखिए मैं केरल, पंजाब, गोवा और दिल्ली गया के बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है। खाने में रोटी, दाल, चावल और दही चाहिए, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। वाह बढ़िया छक्का मारा के बाद भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाया जाएगा, क्योंकि हमारी बात है या वाक्य है वो समाप्त हो गया है। अरे क्या बात है, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्रश्न सूचक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद है
पूर्ण विराम के बाद मुझे कौन सा बताना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसमें आपके कौन कौन से हैं? 2 हैं। जैसे यहाँ पर एक है, वाह बढ़िया छक्का मारा। यहाँ पर हर्ष यानी खुशी प्रकट हो रही है, तो वो वाह के बाद में आप क्या लगाओगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाओगे। अब दूसरा कौन सा है? अरे क्या बात है, वो आश्चर्य से पूछ रहा है, अरे क्या बात है, तो अरे के बाद आपको क्या लगाना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। इसी तरीके से अब इसके बाद है अल्प विराम। अब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? वाक्यों में जहाँ थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, चुन्नू मुन्नू 2 भाई थे। अब चुन्नू मुन्नू के बीच में अगर अल्प विराम ना लगा हो तो लगेगा कि एक ही व्यक्ति है या एक ही बच्चा है जिसका चुन्नू मुन्नू नाम है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया चुन्नू मुन्नू, तो यहाँ पर चुन्नू के बाद में मैं थोड़ा ठहरी, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम चुन्नू है, दूसरे का नाम मुन्नू है। तो चुन्नू मुन्नू 2 भाई थे, तो चुन्नू और मुन्नू के बीच में अल्प विराम लगाया गया है। इसी तरीके से मैं केरल, पंजाब, गोवा और दिल्ली गया। यहाँ पर भी मैं थोड़ा ठहर के बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे जो 2 प्रदेश हैं वो 2 प्रदेश अलग अलग हैं। तो मैं केरल, पंजाब, गोवा और दिल्ली गया। तो केरल और पंजाब के बीच में क्या है? अल्प विराम लगा हुआ है। और केरल के बाद अल्प विराम है और पंजाब के बाद भी अल्प विराम लगा हुआ है। इसके बाद कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है? जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? ये कौन पूछ रहा है? पंडित जी तोते से पूछ रहे हैं वहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई कि जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो यहाँ पर पंडित जी तोते से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। इसी तरीके से क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? या जैसे यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पे भी प्रश्न ही पूछा गया है तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे आप अपनी मम्मी से ही बोल सकते हैं, क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? तो आप अपनी मम्मी से पूछेंगे ना कि क्या आप मुझे खाना खिला सकती हैं? इसका मतलब आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि आप मुझे खाना खिला सकती हैं या नहीं। तो इस वाक्य में भी अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए इसमें स्क्रीन पे आपके क्या है? का चुन्नू मुन्नू 2 भाई थे, तो चुन्नू के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद में जब वाक्य खत्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा तो क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। गा में मैं केरल, केरल के बाद अल्प विराम, पंजाब के बाद अल्प विराम, गोवा और दिल्ली गया के बाद पूर्ण विराम। घा में देखिए खाने में रोटी के बाद अल्प विराम, दाल के बाद अल्प विराम, चावल और दही चाहिए के बाद पूर्ण विराम। इसके बाद अंगा में देखिए वाह बढ़िया छक्का मारा। यहाँ पर हर्ष खुशी प्रकट हो रही है, तो वाह के बाद आप क्या लगाएंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जब आपकी बात समाप्त हो जाएगी यानी वाक्य समाप्त हो गया तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। चा में देखिए क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा क्योंकि वो उनसे पूछ रहा है। छा में देखिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ये अपनी इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और वहीं पर उनका वाक्य समाप्त हो गया, उनकी बात समाप्त हो गई, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। जा में देखिए अरे क्या बात है, यहाँ आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में है विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जिनमें से मैं आपको एक करवाती हूँ, 2 दी होती हैं और उनमें से मैं आपको एक करवाती हूँ डू एनी वन। तो ये मैं नीचे वाला आपको करवा रही हूँ जहाँ पर लिखा है किसी एक विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो। इसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग आप इसे पहले अभी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, इसके बाद मैं जब रिवीजन कराऊंगी तो मैं इसे नोटबुक में लिखवा दूंगी और वहाँ पर आप लिखिएगा अनुच्छेद लेखन, हिंदी में डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ये टॉपिक क्या है इसका? काश मैं चिड़िया या पक्षी होता, शीर्षक है इसका काश मैं चिड़िया या पक्षी होता। नंबर 1 पर आप लिखिए काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में ऊंचाई पर उड़ता। नंबर 2 पर है जो मिलता खा लेता, जहाँ रात होती वहीं किसी पेड़ की डाल को घर मानकर उस पर सो जाता। नंबर 3 पर
पढ़ने की कोई चिंता नहीं होती। ये बच्चों के मन में अधिकतर रहता है कि चिड़िया या पक्षी होते तो अच्छा था, पढ़ना भी नहीं पड़ता, आराम से जहाँ मिलता खा लेते, जहाँ रात होती सो जाते, पेड़ की डाल पर या कहीं भी। 4 नंबर पर देखिए, देश विदेश की सैर बिना रोक टोक के करता, कोई टिकट नहीं लगना था, कोई रोकने वाला नहीं था, कहीं भी जब जहाँ इच्छा होती वहीं घूमते। 5 नंबर पर देखिए, सारा संसार ही अपना घर होता, कोई अपना पर्सनल एक घर नहीं होता, सारा संसार ही अपना घर होता। 5 नंबर पर ये आपको लिखना है। बच्चों, पार्ट 6 एक शरीर में कितने दो हैं का क्लास टेस्ट में 13/8/2020 को लूँगी, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इसका टेस्ट दीजिएगा।